हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान का वेरी फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या है, सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कमेंट करके बताते रहना जो जैसा भी आपको आता है, सही गलत। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन कई बुक्स में और वैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं दी गई हैं। लेकिन अपन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 अवस्थाएं हैं, हमें 3 ही अवस्थाओं का अध्ययन करना है। 3 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था है जो ठोस अवस्था चैप्टर के नाम है, वही सबसे पहली अवस्था है। तो अपन लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था मुख्य रूप से 3 होती हैं, मुख्य 3 हैं। सबसे फर्स्ट है ठोस, सेकंड है द्रव और थर्ड है गैस अवस्था। ये 3 पदार्थ की अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहली ठोस अवस्था जो है वही हमारे चैप्टर का नाम है, ठोस अवस्था। 5 कौन कौन सी होती हैं? 4th है प्लाज्मा और 5th बीईसी। और पदार्थ की 5वीं अवस्था है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये है पदार्थ की 5 अवस्थाएं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। ऑप्शन होता है 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी, कोई नहीं या कोई भी। तो अगर 3 है ऑप्शन में, यदि 5 है, सबसे पहले 5 को देखोगे। यदि 5 है तो आपको 5 पे टिक करना है, और 5 नहीं है तो 3 पे टिक। 5 अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आप 3 पे टिक करोगे, क्योंकि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि पदार्थ की अवस्थाएं हैं या पदार्थ की अवस्था है। इसमें ऑप्शन दिए होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, चौथा है 4 और 5वां है 5। सॉरी, तीसरा और चौथा। ABCD लिख लो यहाँ पे, ABC और D। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, अगर ऑप्शन में 5 दिया गया है तो आप 5 पे टिक करोगे। कहाँ टिक करोगे? यदि ऑप्शन में 5 है तो आप 5 पे टिक कर दोगे। और यदि 5 नहीं है, यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया गया है, इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज ये दिया गया है, तो आप क्या करोगे? इस पे टिक ना करके 3 पे टिक करोगे, क्योंकि पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी थी? 3, ठोस, द्रव और गैस। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ कमेंट करते रहो कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 या 5। कमेंट जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। मां सरस्वती का वरदान आपको मिलता रहेगा, आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। ये था। आगे है, चलो ठोस, द्रव और गैस तीनों के बारे में, इनके गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। ठोस, सबसे पहले ठोस में क्या होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ये मार्कर है, ये ठोस है, इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते अपन। ठोस का आकार तथा आयतन, ये 2 पॉइंट है। आकार और आयतन अलग अलग। आकार होती है साइज और आयतन वो जितना जगह घेरता है, ये दोनों। तो ठोस में ये दोनों ही निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित। साथ साथ लिखते रहो। रफ कॉपी में लिखना चाहो तो रफ में, वरना कमेंट में लिखते रहो। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार भी निश्चित है और आयतन भी। आकार होती है बाह्य आकारी की,
जैसे मार्कर है, इसका आकार निश्चित है और आयतन ये कितनी जगह घेरता है वो आयतन भी निश्चित है। सेकंड पॉइंट है ध्रुव। द्रव्य का आकार तो होता है अनिश्चित और आयतन होता है निश्चित। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। क्यों? क्योंकि द्रव्य पदार्थ को, अगर पानी है, उसको जिस किसी बर्तन में आप डालोगे वह उसी का आकार ले लेता है, तो आकार क्या हुआ? अनिश्चित। आयतन, अगर मानो 1 लीटर पानी है तो बोतल में रखोगे तो भी 1 लीटर है, बाल्टी में रखोगे तो भी 1 लीटर है, तो आयतन होगा निश्चित और आकार अनिश्चित। आकार जिस किसी पात्र में डालोगे उसी के अकॉर्डिंग अपना आकार चेंज होता रहता है द्रव्य पदार्थों का। आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। ये ठोस अवस्था जो चैप्टर है, इसमें आपके मेन एग्जाम में 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूंगी इसकी 2 क्लासेस है, भाग 1 और भाग 2 क्लासेस में पूरे 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ये क्लासेस एंड तक देखते रहना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बोर्ड एग्जाम में सारे इसके अंदर से आएंगे। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं इसमें। जो अदर है, जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उनको हटा दिया है, उन पे ज्यादा डिस्कस नहीं किया है और बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है। तो द्रव्य पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है जबकि आयतन निश्चित। और ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित थे, लेकिन द्रव्य में आकार अनिश्चित है, आयतन निश्चित। अब गैस में तो आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ना तो गैस का आकार निश्चित होता है और ना ही गैस का आयतन निश्चित होता है। तो गैस में लिखोगे आप आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। ये थी गैस। ये हो गया बेसिक नॉलेज ठोस, द्रव और गैस के बारे में। क्या था? ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, द्रव्य का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है, और गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ये थी पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य, गैस का बेसिक नॉलेज। आगे है कि इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल किस प्रकार, किसमें अधिक होता है, किसमें कम होता है। ठोस के कण अत्यधिक पास होते हैं। इस मार्कर में से आप किसी भी एक कण को बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो ठोस के कण अत्यधिक पास होते हैं, तो इनमें अंतर आणविक बल परबल होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है ठोस का। ये ठोस के कण है। द्रव्य में ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं, तो इनमें किसी भी एक कण को बाहर निकालना द्रव्य की अपेक्षा आसान है, जबकि गैस के कण बहुत दूर होते हैं। गैस में कण बहुत दूर होते हैं। तो इनसे क्या पता चलता है कि किसमें ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में से किसमें अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है और किसमें कम होता है। तो उसका क्रम आप आसानी से बता सकते हो। जैसे ये मार्कर का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो मार्कर में किसी भी एक कण को अलग करना आसान है क्या? नहीं, क्योंकि ठोस में किसी भी कण, अंतर आणविक आकर्षण बल कणों के मध्य बहुत ज्यादा होता है। ये कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करके बंधे होते हैं। द्रव्य में थोड़े दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर। तो अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक नाम से स्पष्ट हो रहा है अणु के अंदर का आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल का क्रम किसमें सबसे अधिक होगा? कमेंट में लिखो सभी, साथ लिखते रहोगे तो यही याद हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर साथ याद हो जाएगा। अंतर आणविक आकर्षण बल का क्रम ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद जिसका अधिक होगा उस साइड इसका मुंह खुला हुआ रहेगा। ये जो चिन्ह है इसका मुंह उधर की साइड खुलेगा, जिसका अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। ठोस का सबसे अधिक, उसके बाद द्रव का, और सबसे लास्ट में गैस का। ये होता है अंतर आणविक आकर्षण बल का क्रम। अणु के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वह है। तो ठोस में
वापस से देख लो, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। यही हमारे सिलेबस में यही ज्यादा पूछी जाती हैं। आपके नॉलेज के लिए जो 5 अवस्थाएं हैं उनके नाम मैंने बता दिए, प्लाज्मा और बीईसी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। अब ठोस कौन से होते हैं? जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उनमें से ठोस, द्रव और गैस को आसानी से अलग अलग कर सकते हो। डिफरेंस आपको पता चल गया, क्योंकि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव्य का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। किस प्रकार? आकार तो आप पानी है, तेल है या फिर कोई अन्य द्रव मटेरियल, पेट्रोल, डीजल वगैरह कुछ भी, उसका आकार तो अनिश्चित होता है। आप उसको जिस किसी पात्र में डालोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगर 1 किलोग्राम तेल है, 1 किलोग्राम, 1 लीटर पानी है, जो भी है उसकी मात्रा, आयतन तो बराबर है सब में, चाहे छोटे पात्र में डालो या बड़े में। इसलिए आयतन निश्चित होता है द्रव्य का और आकार अनिश्चित। और गैस में ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। आपके चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल में अनेक गैसें हैं, क्या उसका आकार और आयतन आप बता सकते हो? नहीं, इम्पॉसिबल है। वैसे कुछ मानदंड होते हैं जो निर्धारित किए गए, उनके आधार पर बता सकते हैं। तो ये था ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद था अंतराण्विक आकर्षण बल। ठोस के कणों के मध्य, ठोस पदार्थों के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक प्रबल होता है। सबसे प्रबल ठोस में होता है, क्योंकि उसके कण पास पास होते हैं, और द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, तो अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस के बाद द्रव का। और गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम होता है गैस का। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि अंतराण्विक आकर्षण बल का क्रम। जिस प्रकार वो पहले क्वेश्चन बताया था कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है, 3 है या 5 है, वो ऑप्शन के आधार पर करते हैं, उसी प्रकार यहाँ आता है क्वेश्चन की पदार्थ में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है। जैसे ये दे देते हैं, निम्न में से, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक प्रबल होता है? अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक प्रबल होता है। इसमें 2 तरह से ऑप्शन दिए होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है ठोस, द्रव, गैस और नन ऑफ दीज, ये दे दें। चौथा कुछ भी दे दें, 3 इनमें से। तो आपको क्या करना है, आप ठोस पे टिक करोगे। और दूसरा ये भी दे सकते हैं वो कि ठोस की जगह किसी भी ठोस वस्तु का नाम, जैसे मार्कर दे दिया, मार्कर, दूसरा दे दिया पानी, तीसरा दे दिया ऑक्सीजन। इस प्रकार भी दे सकते हैं कि किसमें अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक प्रबल होता है। तो किसमें होगा? ठोस में, मार्कर में अधिक होगा। तो किसी भी तरीके से ऑप्शन आए तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये पॉइंट आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। साथ साथ कमेंट में कमेंट करते रहो, कमेंट बॉक्स में। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा कि निम्न में से किसमें अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है, तो ऑप्शन लिखते ही आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए था कि ठोस में, क्योंकि पहले मैंने बताया है। ठीक है, ठोस जितनी भी वस्तुएं हैं, मार्कर है, डस्टर है, जो भी है, उनका सबका अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है द्रव और गैस की अपेक्षा। तो ये था, चलो रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो क्वेश्चन का ले सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है, किसे कहेंगे ठोस अवस्था। हेडिंग लगाओ ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है? अभी जो पहले वाला क्वेश्चन किया है अंतराण्विक आकर्षण बल वाला, और आकार और आयतन निश्चित होते हैं, जो पहले पढ़ा है वही ठोस अवस्था है।
आसानी से आप डेफिनेशन बना सकते हो उसकी कि जो कोई भी वस्तु जिसमें परबल अंतर आणविक आकर्षण बल परबल होता है, साथ ही उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो सभी ठोस अवस्थाएं कहलाती हैं। वो सभी पदार्थ ठोस कहलाते हैं या वह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। ये थी ठोस अवस्था। तो इसमें लिखो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ की वह अवस्था, साथ साथ लिखते रहो। अगर नोटबुक पेन नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, जिससे लिखने से जितनी लिखने की प्रैक्टिस होगी उससे गलतियां सुधरेंगी और याद रहेगा। जितना लिखोगे उतना ही ज्यादा दिमाग में फिट होता जाएगा, उतना ही ज्यादा याद रहेगा। सरस्वती के खजाने की एक अनोखी बात है कि जितना उसको खर्चोगे वह उतना ही बढ़ेगा। बाकी कोई खजाना खर्च करने से बढ़ता नहीं है, लेकिन सरस्वती माँ का जो खजाना है, माँ शारदे का, वो जितना आप खर्च करोगे उतना बढ़ता रहेगा। वो श्लोक है ना संस्कृत में, सरस्वती के खजाने की बड़ी अनोखी बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। अगर नहीं खर्चोगे तो घट जाएगा, नॉलेज रहेगा ही नहीं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। साथ ही अगर आपको एक थोड़ा सा भी अगर एक पॉइंट भी इसमें से पसंद आया है, क्लास का समझ में आया है, तो क्लास को लाइक करके जाना है। एंड तक बने रहो क्लास में। एंड तक बने रहोगे तो ये ठोस अवस्था चैप्टर में से जो आपके 3 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से कोई भी एक आधा नंबर भी कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहोगे। लाइक और शेयर जरूर करो अपने साथियों के पास, जिससे इस क्लास का लाभ वो भी उठा सकें। चलो अब टॉपिक पे आते हैं, ठोस अवस्था। कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आणविक बल होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल तथा इनका आकार व आयतन क्या है ठोस अवस्था में? ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल तथा आकार व आयतन दोनों निश्चित हों, ठोस अवस्था कहलाती है। जिस भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल हो और उनका आकार व आयतन दोनों के दोनों निश्चित हों, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है और जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वह ठोस अवस्था कहलाती है। सॉलिड स्टेट। ये डेफिनेशन आसानी से समझ में आ गई होगी। जो अपन ने पीछे पढ़ा था सेम वही है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, साथ में उसका आकार और आयतन, जैसे मार्कर का एग्जांपल दिया था उसमें प्रत्येक कण के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल था, जिससे एक कण को बाहर अलग आसानी से अलग नहीं किया जा सकता और आकार भी निश्चित था और आयतन भी निश्चित था। ये थी ठोस अवस्था। नोट डाउन करते रहो साथ में।
यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। क्यों होते हैं ठोस कठोर? ठोस कठोर इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर परबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परबल अंतर आणविक आकर्षण बल। ठोसों में परबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाए जाने के कारण वे कठोर होते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। ठोस कठोर क्यों होते हैं? तो ठोस कठोर क्यों होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सभी। परबल अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण। परबल अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण। परबल अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण जो भी क्वेश्चन बने हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, वो सभी मैं साथ साथ बताते हुए चल रही हूं आपको। ये था आंसर इसका। ठोस कठोर क्यों होते हैं? परबल अंतर आणविक आकर्षण बलों के कारण ठोस कठोर होते हैं। नोट डाउन करते रहो। आगे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठोस कठोर क्यों होते हैं, इसकी जगह ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है। तो आकार और आयतन निश्चित किस प्रकार होगा? सेम ही आंसर है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर परबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे इसके अणु पास पास होते हैं। पास पास होंगे तो आकार निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। अगर कण दूर दूर होंगे तो आकार और आयतन अनिश्चित हो जाते हैं। कण पास पास होंगे, उसकी वजह से ही ये आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। परबल अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ही ठोस कठोर होता है और परबल अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ही ठोस का आकार, आयतन, आकृति सभी निश्चित होती है। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि ठोस का आकार व आयतन निश्चित क्यों होता है? आकार व आयतन निश्चित क्यों होता है? ये भी पूछा गया है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी यहां से क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो इसी में मार खा जाते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। साथ में दूसरा नंबर और दूसरा क्वेश्चन सही वाला क्वेश्चन आता है और गलत हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है वहां 1/3 1/2 इस प्रकार से। बहुत ईजी है। अगर आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझोगे, वीडियो पे लास्ट तक बने रहोगे, साथ साथ कमेंट करते रहोगे, तो आपको ये टॉपिक पूरा ठोस अवस्था जो चैप्टर है वो यही इसी वीडियो में याद हो जाएगा। जब भी टाइम मिले वीडियो को वापस से निकालो और सुनो, जिससे रिवाइज हो जाएगा। ठोस कठोर क्यों होते हैं और ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है? परबल अंतर आणविक आकर्षण के बल के कारण ही तो ठोस कठोर होते हैं और परबल अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ही ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ये जो परबल अंतर आणविक आकर्षण बल है, इसी के कारण आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। लिखो कमेंट बॉक्स में, कमेंट करते रहो। आगे है ठोसों के गुण कि ठोसों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। क्या क्या गुण होते हैं ठोसों में? मुख्य रूप से गुण थे आकार आयतन वाले, अंतर आणविक आकर्षण बल वाले, ये तो अपन पढ़ ही रहे हैं शुरू से ही। और भी कुछ ऐसे गुण हैं जो ठोस में पाए जाते हैं, द्रव और गैस में नहीं पाए जाते। तो हेडिंग लगाओ ठोसों के गुण और उसमें लिखना शुरू करो। ये रफ कर देते हैं। ठोसों के गुण, सबसे पहला गुण क्या है? ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा गुण है ठोस में परबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं। तीसरा क्या है? ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या होता है? ये जो मार्कर है इसको अपन आसानी से दबा नहीं सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते, एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, असंपीड्य होते हैं ये। तो ये भी ठोस का गुण है कि ठोस असंपीड्य होते हैं। चलो लिखो ठोसों के गुण, पॉइंट वाइज लिखते चलो।
अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ इसके अलावा भी आपको कोई गुण ध्यान में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कर दीजिए। ठोसों के गुण, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, सबसे फर्स्ट गुण है। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है। सेकंड क्या है, ठोस में परबल अंतराणु का आकर्षण बल पाए जाते हैं। मेरे साथ साथ आप भी रफ कॉपी पेन से लिखो, नोट्स बनाते रहो या कमेंट बॉक्स में लिखते रहो। लिखो पर ऐसे मत बैठो। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस में परबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस में परबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। अंतराण्विक आकर्षण बल, अणु अणु के मध्य परस्पर प्रबल आकर्षण बंध के द्वारा ये ठोस बंधे होते हैं। ठोस में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। आगे तीसरा पॉइंट क्या पढ़ रहे थे अपन कि ठोस असंपीड्य होते हैं, इनको आसानी से दबा के इनके आकार आयतन में चेंजमेंट नहीं कर सकते। ठोस असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। पहले दो पॉइंट तो आपको आसानी से याद हो गए होंगे, मैंने 3 से 4 बार रिवाइज कर दिए कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है और ठोस असंपीड्य होते हैं। आगे है विसरण गुण। ठोसों का विसरण गुण द्रव और गैस की अपेक्षा नगण्य होता है। द्रव और गैस तो क्या है, आसानी से वायु में एनवायरमेंट में विसरित हो जाते हैं, लेकिन ठोस का विसरण गुण द्रव और गैस की अपेक्षा नगण्य होता है। ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता। ठोस का विसरण गुण, जिस प्रकार आप सेंट लगा के बाहर निकलते हो तो पूरे एनवायरनमेंट में सेंट की खुशबू हो जाती है, परफ्यूम की खुशबू हो जाती है, परफ्यूम। तो ठोस में ऐसा होता है, जब आप मार्कर या कोई नया पेन लेके आते हो उसकी खुशबू होती है, विसरण का गुण पाया जाता है उसमें? नहीं पाया जाता। ये द्रव और गैस में पाया जाता है। द्रव में कम, गैस में सबसे अधिक। विसरण का गुण गैस में सर्वाधिक पाया जाता है और ठोस में नगण्य होता है, न के बराबर, अर्थात होता ही नहीं है। ठोस में विसरण गुण नहीं पाया जाता। ठोस का विसरण गुण द्रव व गैस की अपेक्षा नगण्य होता है। द्रव और गैस की अपेक्षा नगण्य होता है। नगण्य होता है, नगण्य अर्थात न के बराबर। एक एक वर्ड का अर्थ बता रही हूँ, एक एक वर्ड का पूरा मीनिंग समझा रही हूँ कि विसरण गुण होता है फैलने का गुण। द्रव और गैस में सबसे अधिक पाया जाता है विसरण गुण। द्रव में गैस की अपेक्षा थोड़ा कम, लेकिन ठोस में न के बराबर अर्थात नगण्य होता है, होता ही नहीं है। ठोस में कोई विसरण गुण नहीं पाया जाता। ठोस जो भी कोई ठोस पदार्थ है उसमें उसकी ना तो कोई गंध आती है, ना कोई विसरण गुण, ना वो फैलता है, अपने आकार और आकृति को निश्चित बनाए रखता है। ये था ठोस का विसरण गुण कि ठोस में विसरण गुण द्रव और गैस की अपेक्षा नगण्य होता है। आगे है पदार्थ, पांचवा गुण ठोसों के गुण में। 4 पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, पांचवा है पदार्थों का ठोस अवस्था में घनत्व। पदार्थों का ठोस अवस्था में घनत्व द्रव व गैस अवस्था की तुलना में अधिक होता है। ठोस अवस्था में घनत्व द्रव व गैस की अपेक्षा अधिक होता है। तो लिखो पदार्थों का ठोस अवस्था में घनत्व, ठोस अवस्था में अधिक स्थान घेरते हैं। घनत्व होता है स्थान घेरना, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जितना स्थान घेरते हैं जितना उसका आयतन है वो। तो ठोस द्रव और गैस की अपेक्षा अधिक आयतन घेरते हैं, अधिक घनत्व होता है।
तो लिखो पदार्थों का ठोस अवस्था में घनत्व द्रव्य व गैस की अपेक्षा काफी अधिक होता है। ठोस अवस्था में घनत्व द्रव्य गैस की अपेक्षा काफी अधिक होता है। काफी अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ठोस ज्यादा जगह घेरते हैं, उनका घनत्व अधिक होता है। ठोस का विसरण गुण तो नगण्य था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। विसरण गुण तो था नगण्य और घनत्व है सर्वाधिक। ठोस का विसरण गुण न के बराबर होता है, जबकि घनत्व सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है द्रव और गैस की अपेक्षा। और विसरण गुण सबसे अधिक गैस में था, घनत्व सबसे अधिक ठोस में है। घनत्व होता है स्थान घेरना, ठोस वस्तुएं ज्यादा स्थान घेरती हैं द्रव और गैस की अपेक्षा। ये हैं, ये थे ठोस के गुण। 5 गुण अपन ने पढ़े हैं। आपके सिलेबस में ये 5 ही हैं, 12th क्लास में सिर्फ इतना ही है। बाकी ठोसों के गुण तो बहुत सारे हैं। और आपको यदि समझ में आ रहा है, एक भी पॉइंट ठीक से अच्छे से समझ में आए, यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। और आपके जो इस चैप्टर में 3 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 1 नंबर भी मिस नहीं हो। मेरा यही उद्देश्य है कि बच्चों के जो 3 से 5 नंबर का जो चैप्टर है, ये पूरा कंप्लीट इस प्रकार टकाटक टिप्स पे याद हो जाए कि एक भी नंबर कटने की गुंजाइश ना रहे बोर्ड एग्जाम में। तो ये थे ठोसों के गुण। सबसे पहला गुण है ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस में परबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। एक वर्ड ठोस वस्तुएं वे होती हैं जिनका आकार मतलब जो उनकी स्थिति है। जैसे ये मार्कर है, इसका आकार है बाहरी जो आप देख रहे हो। ये जब इसको किसी भी जगह पे रख देंगे तो ये जितना स्थान घेरेगा वो इसका आयतन है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जो ये जहां भी रखते हैं वहां जितना स्थान घेरता है वो इसका आयतन है। ये दोनों ही निश्चित होते हैं, बदलते नहीं है। मार्कर का यही रहेगा, आज भी यही है, 5 साल बाद भी यही रहेगा। आगे है ठोसों में परबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। एक कण के मध्य ठोस में प्रत्येक एक कण दूसरे कण को परबल अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा बांधे रखता है, जकड़े रखता है, जिससे एक कण को अलग करना मुश्किल होता है। तीसरा है ठोस असंपीड्य होते हैं। ठोसों को दबा के इनकी आकृति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये असंपीड्य होते हैं। आगे ठोस का विसरण गुण द्रव और गैस की अपेक्षा नगण्य होता है। ठोस विसरित नहीं होते। गैस में विसरण गुण सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि ठोस में सबसे कम या न के बराबर नगण्य होते हैं। आगे है पदार्थों का ठोस अवस्था में घनत्व। घनत्व जो स्थान घेरते हैं, जो डेंसिटी है, वो घनत्व द्रव और गैस की अपेक्षा, द्रव में और गैस में, इन दोनों की अपेक्षा ठोस में अधिक होती है, सबसे अधिक पाई जाती है घनत्व। तो ये थे ठोसों के गुण। मुख्य रूप से 5 गुण हैं। पांचों बहुत ही इजी हैं, आप आसानी से एक बार पढ़ते ही याद हो जाएंगे। रफ कॉपी में इसके नोट्स बना सकते हो आप। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलो साथ साथ, कितना समझ में आया कितना नहीं आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो, ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। वर्गीकरण किस प्रकार होता है ठोसों का। सबसे पहले अपन ने पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें पदार्थ की 3 अवस्थाएं थी मुख्य रूप से, ठोस, द्रव और गैस। तब ठोस का वर्गीकरण है। आगे पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी अपन ने मुख्य रूप से 3। पहली ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस। अब ठोस का वर्गीकरण। ठोस को आगे 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय कौन से होते हैं और अक्रिस्टलीय कौन से होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। वर्गीकरण अलग अलग।
दोनों में अंतर भी पढ़ेंगे उसके बाद। अच्छा, पहले तो अपन ने ये डिसाइड किया था कि ठोस वो होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वे ठोस हैं। लेकिन ठोस में भी क्रिस्टलीय कौन से होते हैं और अक्रिस्टलीय कौन से होते हैं? आकार और आयतन तो ठोस का दोनों का ही निश्चित होगा, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस कौन से हैं और अक्रिस्टलीय कौन से हैं? जैसे ये ठोस के कण हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, अत्यधिक पास पास। ये हैं ठोस के कण, ठोस पदार्थ के कण। क्रिस्टलीय ठोस कौन से होंगे? जिनमें क्रमबद्धता पाई जाती है। जैसे इसमें देखो, ब्लैक के बाद रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक। एक ब्लैक के बाद एक रेड और एक रेड के बाद एक ब्लैक, क्रमबद्धता पाई जा रही है, कंटिन्यूटी है। तो ये है क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल। इस प्रकार। और अक्रिस्टलीय कौन सा होता है? इसमें अणुओं के मध्य परबल अंतर आणविक आकर्षण बल तो पाया जाता है, आकार और आयतन निश्चित भी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक रेड के बाद एक ब्लैक ही आए। कुछ जगह रेड, कुछ जगह ब्लैक, इस प्रकार आ जाता है इसमें। ये है अक्रिस्टलीय का एग्जांपल। इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई कक्षा है, जैसे आपकी कक्षा है, उसमें 25 स्टूडेंट हैं, टोटल 25 विद्यार्थी हैं, जिसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कंघी वंगी करके आते हैं, बालों को ठीक से सेट करके आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई में तल्लीन, जो बस मुंह धोया सुबह उठते ही और स्कूल आ गए। ये तो क्रिस्टलीय का मतलब कंघी करके आने वाले हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। कंघी करके आने वाले, क्लास में कितने स्टूडेंट है कंघी करके आने वाले? मान लो 25 में से 15 है हीरो स्टूडेंट, हीरो जिसे बोलते हैं, 15 है मानो, 25 टोटल है। तो बिना कंघी के आने वाले उलझे पुलझे वालों से ये है 10, टोटल हो गए 25। तो जो कंघी करके आते हैं, जो हीरो स्टूडेंट हैं, वो 15, वो अपने बालों को इस प्रकार सेट करके आते हैं, क्रमबद्ध तरीके से कंघी करके सेटअप करके। बिना कंघी के आने वाले 10 अक्रिस्टलीय, जो उलझे पुलझे बाल जिनके बिखरे हुए होते हैं, वो ये अक्रिस्टलीय का एग्जांपल। इससे आप एग्जाम में भूलोगे नहीं कि कंघी करने वाले क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय मतलब जो सही तरीके से सुव्यवस्थित होते हैं, कंघी करने के बाद बाल सुव्यवस्थित हो जाते हैं, सही तरीके से हो जाते हैं। तो ये सही तरीका है। एक ब्लैक के बाद एक रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, इनमें क्रमबद्धता है, सुव्यवस्थित तरीके से है। ये बिना कंघी किए हुए उलझ पुलझ तरीके से व्यवस्थित क्रम में नहीं है। तो ये देखो, कहीं ब्लैक आ गया, कहीं रेड आ गया, फिर ब्लैक आ गया, क्रमबद्धता नहीं है इसमें। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल है और ये क्रिस्टलीय ठोस का। ये फॉर्मूला आपको समझाने के लिए था सिर्फ। कंघी करके आने वाले हीरो स्टूडेंट जो सुव्यवस्थित तरीके से हैं, वो क्रिस्टलीय, बिना कंघी करके आने वाले जो सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है, वो अक्रिस्टलीय। ये था। आगे देखो, ये हटा दिया, तो सिर्फ समझाने के लिए था, उतारना नहीं इसको। अब इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आप क्या करोगे क्रिस्टलीय ठोस में? क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है। क्या होती है? क्रिस्टलीय ठोस की, या देखो, इसकी ज्यामिति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय की ज्यामिति निश्चित नहीं होती। क्रिस्टलीय ठोस में तो क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं या ज्यामिति निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय में जो पदार्थ के अणु हैं उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में इसमें अणु की ज्यामिति निश्चित नहीं होती। ये था अक्रिस्टलीय ठोस।
क्रिस्टलीय में तो अणु की ज्यामिति निश्चित होती है, जो कंघी करके आते हैं वो क्रिस्टलीय है, और जिसमें अणु की ज्यामिति निश्चित नहीं होती, जो बिना कंघी किए हुए आते हैं, वो अक्रिस्टलीय है। ये था याद रखने का, समझाने का तरीका। लेकिन ज्यामिति निश्चित किस प्रकार होती है, एक ब्लैक के बाद एक रेड, फिर एक ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, और इसमें कहाँ ब्लैक आ गया, कहाँ रेड आ गया, कहाँ वापस ब्लैक आ गया, ज्यामिति निश्चित नहीं है। तो इसी प्रकार है, क्रिस्टलीय की ज्यामिति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय की ज्यामिति निश्चित नहीं होती। ये थे दोनों क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब आगे है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर, डिफरेंस कैसे करोगे आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में, कुछ है। अगली हेडिंग है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। पदार्थ की तीन अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस। ठोस दो भागों में वर्गीकृत है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, ठोसों में अंतर, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्या क्या अंतर है देखो। सबसे पहला अंतर तो यही है कि क्रिस्टलीय की ज्यामिति निश्चित है और अक्रिस्टलीय की ज्यामिति निश्चित नहीं है। सबसे पहला अंतर है, कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ आपको कितने अंतर पता है। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, आकार। आकार क्या होता है, ज्यामिति। पहला यहां मैं लिखूंगी क्रिस्टलीय के और इधर लिखूंगी अक्रिस्टलीय के, समझ जाओगे सभी। सबसे पहला क्रिस्टलीय है, फिर अक्रिस्टलीय है, तो यहां लिखूंगी क्रिस्टलीय और आगे है अक्रिस्टलीय। आकार के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि क्रिस्टलीय का आकार कैसा होता है। आकार या ज्यामिति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय की ज्यामिति अनिश्चित होती है। फर्स्ट डिफरेंस हो गया, इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, ज्यामिति अनिश्चित होती है। किसकी, अक्रिस्टलीय की। ज्यामिति क्या होती है, आकार, आकृति, बाहरी शेप, वो। तो क्रिस्टलीय की ज्यामिति निश्चित है, अक्रिस्टलीय की अनिश्चित है। सेकंड पॉइंट है क्रिस्टलीय का गलनांक। गलनांक क्या होता है, क्रिस्टलीय का गलनांक। सेकंड पॉइंट है गलनांक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्रिस्टलीय का गलनांक क्या होता है। गलनांक निश्चित होता है, गलनांक होता है पिघलना। जैसे ये मार्कर है, इसको आप गर्म करोगे, कितनी उष्मा दोगे, कितना तपाओगे, जब ये गलने मतलब पिघलने लग जाएगा, कितना गर्म करोगे, तो वो एक निश्चित सीमा है उसकी, तो गलनांक निश्चित होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय का गलनांक निश्चित नहीं होता, क्योंकि उसमें पता नहीं कि कौन से ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कौन से कम सॉलिड हैं, उनमें क्रमबद्धता नहीं है और इसमें क्रमबद्धता है। गलनांक निश्चित होता है क्रिस्टलीय का, अक्रिस्टलीय का गलनांक अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। जैसे पानी है, पानी द्रव अवस्था में है, लेकिन पानी ठोस अवस्था में बर्फ की फॉर्म में होता है। ठोस अवस्था में 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता है, तो ये निश्चित है मापदंड। उसी प्रकार गलनांक, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय का गलनांक अनिश्चित होता है। यह था दूसरा डिफरेंस इसमें। आगे है विदलन गुण।
क्रिस्टलीय का विदलन गुण क्या होता है? विदलन गुण होता है चाकू से काटना। जब ये मार्कर है इसको चाकू से काटेंगे तो सपाट सतह प्राप्त होगी, ये तो क्रिस्टलीय है। और अगर सपाट सतह प्राप्त नहीं होगी तो वो अक्रिस्टलीय है। तो यहां लिखो थर्ड पॉइंट, विदलन गुण। विदलन गुण, विदलन गुण का कैसे याद करेंगे? चाकू से काट के, चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होगी। चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होती है। किसमें? क्रिस्टलीय में। क्रिस्टलीय में चाकू से काटेंगे तो सपाट सतह प्राप्त होगी। और अक्रिस्टलीय में चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त नहीं होगी। अक्रिस्टलीय में चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो कि आपको कितना याद हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अगर एक पॉइंट पढ़ा, यहाँ ज्यामिति निश्चित होती है, ज्यामिति अनिश्चित होती है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी, साथ साथ आपके माइंड में फिट हो जाएगा। जितना आप लिखोगे उतना ही ज्यादा याद होगा। अगर रफ कॉपी लेके बैठे हो, रफ कॉपी पेन से उतारते जाओ साथ साथ, जिससे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, डिफरेंस, या कंटिन्यू साथ साथ जितना पढ़ोगे उतना आपका भी याद हो जाएगा। थोड़ी उसके बाद आपको एग्जाम के पास 2-4 दिन पहले एक बार वापस वीडियो को ये ओपन करके वापस सुनोगे तो रिवाइज हो जाएगा पूरा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ से क्या बताया? सबसे पहला आकार। क्रिस्टलीय की ज्यामिति निश्चित होती है, आकार निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय की ज्यामिति अनिश्चित होती है। गलनांक, क्रिस्टलीय का गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय का गलनांक अनिश्चित होता है। थर्ड पॉइंट था विदलन गुण। विदलन गुण होता है चाकू से काटने पर ज्ञात होता है। तो चाकू से काटेंगे, जब इसको चाकू से काटेंगे 2-3 जगह से तो सपाट सतह प्राप्त होगी तो ये क्रिस्टलीय है, और सपाट सतह प्राप्त नहीं होगी तो अक्रिस्टलीय है। इस प्रकार आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में डिफरेंस से आप ये पता करोगे कि कौन सा क्रिस्टलीय है, कौन सा अक्रिस्टलीय है। आगे है गलन उष्मा। फोर्थ पॉइंट है गलन उष्मा। गलन उष्मा भी क्रिस्टलीय की निश्चित होगी और अक्रिस्टलीय की अनिश्चित होगी। गलन उष्मा होती है जिस ताप पे पदार्थ उबलने लगता है, गल के जो उष्मा बाहर निकलती है वो वाली, तो वो निश्चित होगी। क्रिस्टलीय की इसकी गलन उष्मा निश्चित होती है, गलन उष्मा निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय की गलन उष्मा निश्चित नहीं होती या अनिश्चित होती है। इसकी गलन उष्मा अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। ये था गलन उष्मा के बारे में। क्रिस्टलीय की गलन उष्मा निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय की गलन उष्मा अनिश्चित होती है। ये है दोनों में डिफरेंस। आगे है दैशिकता। दैशिकता क्या होगी? जब इनको आपस में चाकू से काटेंगे तो कुछ में तो गुण क्या होंगे? प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता का जो अंतर होगा वो अधिकतम पाया जाएगा, वो क्या होगा? विषमदैशिक। और जिसमें प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता का अंतर समान, लगभग समान पाया जाएगा, वो होगा समदैशिक। तो अगला पॉइंट बताया है इसमें गलन उष्मा के बाद दैशिकता। दैशिकता है जिस प्रकार आपने पहले क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का इस प्रकार से एग्जाम्पल बनाया था। ये बनाया था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में।
यदि इसको इस प्रकार काटेंगे और इस प्रकार काटेंगे तो जैसे भी काटें इसमें प्रतिरोध, अपवर्तनांक और चालकता तीनों के जो मान का जो अंतर है वो लगभग समान होगा तो ये समदेशिक है, और असमान होगा तो है विषमदेशिक। तो किसमें समान होगा और किसमें असमान होगा? क्रिस्टलीय में तो इस प्रकार जैसे होते हैं, तो इसमें ये रेड वाला फिर ब्लैक वाला फिर रेड वाला फिर ब्लैक वाला ये आ गया, तो इसका समान होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि रेड वाले का कम है या अधिक है, ब्लैक वाले का कम है या अधिक है, इसलिए तो इसमें है प्रतिरोध, चालकता, अपवर्तनांक, चालकता व अपवर्तनांक, ये जो तीनों हैं इनके मान का अंतर अलग अलग होगा। ये जो तीनों हैं इनका जब इसको काटा जाएगा तो प्रतिरोध, चालकता और अपवर्तनांक का अंतर अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, तो ये विषमदेशिक है। और भिन्न भिन्न होगा क्रिस्टलीय में, क्यों? क्योंकि ब्लैक का कम या ज्यादा, रेड का अलग, दोनों के कलर अलग अलग हैं, तो इनका पदार्थ की प्रतिरोध, चालकता, अपवर्तनांक तीनों भी अलग अलग होंगे, तो ये होगा विषमदेशिक। देशिकता का गुण इसमें आएगा विषमदेशिक। और इस इधर वाले में अपने डायग्राम बनाया था, उसमें कुछ इस प्रकार से था, ये था, उसके बाद ये, फिर ब्लैक आ गया, इधर भी ब्लैक है, फिर ये रेड है, फिर ब्लैक। तो इसको जब इस प्रकार से काटेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें लगभग समान होंगे, थोड़ा बहुत रेड आया है लेकिन लगभग समान है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें डिफरेंस ज्यादा है, कभी रेड है कभी ब्लैक है, कभी रेड है कभी ब्लैक है। और इसमें लिखोगे प्रतिरोध, चालकता और अपवर्तनांक का मान लगभग समान है, लगभग समान आता है तो ये होगा समदेशिक। समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो साथ साथ। ये होगा समदेशिक। इसमें जब इसको तिरछा काटेंगे तो प्रतिरोध, चालकता और अपवर्तनांक का मान अलग अलग आता है, तो ये विषमदेशिक है। और इसको जब तिरछा काटेंगे तो प्रतिरोध, चालकता और अपवर्तनांक का मान लगभग समान प्राप्त होता है, तो ये पदार्थ अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं। क्यों? डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसमें ब्लैक रेड, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड इस प्रकार है, और इसमें ब्लैक ज्यादा है, रेड कम है, या फिर रेड ज्यादा ब्लैक कम, जो भी हो, लेकिन इसमें लगभग समान है। यहाँ रेड आया है थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा रेड आया है, बाकी सभी ब्लैक ब्लैक है, तो लगभग समान है, पूरा समान नहीं है, लगभग लगा हुआ है, मतलब एवरेज, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी समान है। तो ये होगा विषमदेशिक, वो है समदेशिक। समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं। और अगला पॉइंट है प्रकृति। प्रकृति कैसी होती है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की? 6 पॉइंट है प्रकृति। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस जो होते हैं वो क्रिस्टलीय हैं, और अक्रिस्टलीय आभासी ठोस या अतिशिथित द्रव है। अक्रिस्टलीय को क्या कहेंगे? आभासी ठोस या अतिशिथित द्रव, ये है अक्रिस्टलीय। अच्छा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कांच एक अतिशिथित द्रव है, क्यों? ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आया है, अतिशिथित द्रव वाला, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है कांच, रबर, प्लास्टिक। उसमें है कि कांच अतिशिथित द्रव है, कांच को अतिशिथित द्रव कहा जाता है। क्यों? तो क्योंकि कांच को जब लंबे टाइम तक आप खड़ा करके रखोगे दीवार के सहारे या कैसे भी, तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाली जो सतह है वो पतली हो जाएगी और नीचे से मोटा हो जाएगा लंबे समय तक रखने पे। 10-20 साल 50 साल बाद, 10-15 दिन, साल 2 साल में नहीं होगा ऐसा, 10-20-50 साल बाद जो कांच रखा हुआ है सीधा, उसमें ऊपर वाली सतह पतली और नीचे वाली सतह मोटी हो जाती है, क्योंकि वो अतिशिथित द्रव
अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है अतिशीतित द्रव्य है, इसीलिए तो ये इनकी प्रकृति, क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति होती है वास्तविक ठोस और इनकी आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव्य। आभास होता है कि ये ठोस हैं, बाकी होते हैं अतिशीतित द्रव्य। ये था 6 पॉइंट प्रकृति का। आगे 7 पॉइंट है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में परास का, कि कौन से दीर्घपरासी होते हैं, कौन से लघुपरासी। 7 पॉइंट है परास। तो जो वास्तविक ठोस होंगे, विषमदैशिक होंगे, जिनकी गलन उष्मा निश्चित होगी, ज्यामिति निश्चित होगी, गलनांक निश्चित होगा, चाकू से काटेंगे तो सपाट सतह प्राप्त होगी, तो वो क्या होंगे, दीर्घपरासी होंगे। परास में आएगा दीर्घपरासी। क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी होंगे, लंबे समय तक चलेंगे, और अक्रिस्टलीय लंबे समय तक रखेंगे तो क्या होगा, अतिशीतित द्रव्य, अर्थात ऊपर की सतह पतली नीचे की मोटी हो जाएगी, तो ये दीर्घपरासी है क्या, ये लघुपरासी होंगे। अक्रिस्टलीय ठोस लघुपरासी होते हैं, थोड़े समय के लिए ठीक रहेंगे, उसके बाद विघटित होना, उनका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, तो ये होते हैं लघुपरासी। लघुपरासी अक्रिस्टलीय ठोस लघुपरासी होते हैं। ये था, ये इधर इतना है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको लाइन में डिवाइड कर दिया है कि देखो परास ये दीर्घपरासी है, अक्रिस्टलीय ठोस है लघुपरासी। सबसे फर्स्ट पॉइंट था क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय की ज्यामिति निश्चित नहीं होती। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ। और क्रिस्टलीय का आकार और आयतन निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। ऐसा है क्योंकि ठोस का तो सबका ही होता है आकार और आयतन निश्चित, तो दोनों ही ठोस है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, दोनों का ही निश्चित होगा, ये डिफरेंस नहीं है इनमें। आगे है गलनांक। क्रिस्टलीय का गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय का गलनांक निश्चित नहीं होता। गलनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, जब इसको पार्कर को गर्म किया जाता है तो ये कितनी उष्मा पाके पिघलना शुरू होता है, वो है गलनांक, वो निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय का निश्चित नहीं होता क्योंकि इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, पता नहीं कौन सा सब्सटेंस अधिक हार्ड है कौन सा कम है, इसलिए इसका गलनांक अनिश्चित होता है। आगे है विदलन गुण। क्रिस्टलीय का विदलन गुण क्या होगा, विदलन गुण होता है चाकू से काट के अपन देखेंगे, जब इस मार्कर को चाकू से काटेंगे अलग अलग सतह में डिवाइड करेंगे तो अगर सपाट सतह प्राप्त हुई, समतल सतह प्राप्त हुई तो ये क्रिस्टलीय है, और सपाट सतह प्राप्त नहीं हुई तो अक्रिस्टलीय है। तो ये था विदलन गुण कि चाकू से काटने पे सपाट सतह प्राप्त होती है तो क्रिस्टलीय, और सपाट सतह प्राप्त नहीं होगी तो अक्रिस्टलीय। आगे है गलन उष्मा। क्रिस्टलीय की गलन उष्मा निश्चित होती है, जितनी उष्मा पाके वो गलित अवस्था में पिघलना शुरू कर देगा वो निश्चित है क्रिस्टलीय की, जबकि अक्रिस्टलीय की गलन उष्मा अनिश्चित होती है, उसमें कोई निश्चित नहीं, पता नहीं कि कितने टेम्परेचर पे ये पिघलना शुरू होगा, कितने टेम्परेचर पे उबलना शुरू होगा, कुछ भी नहीं पता है क्रिस्टलीय का। आगे थी दैशिकता। दैशिकता में है, ये था क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल और वो है अक्रिस्टलीय का, जो आपने पहले जब अपन ने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस द्रव्य गैस, और ठोस के 2 अलग अलग वो पढ़े थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो वहां पे था कि दैशिकता जो है प्रतिरोध, चालकता और अपवर्तनांक। प्रतिरोध, चालकता, अपवर्तनांक तीनों यदि असमान होंगे, तीनों का अंतर असमान होगा, इसमें कहीं ब्लैक आ रहा है कहीं रेड आ रहा है, फिर ब्लैक फिर रेड, तो इन तीनों का अंतर अलग अलग होता है, अलग अलग होगा, विषम होगा तो ये विषमदैशिक पदार्थ हैं। और अगर समान होगा, अक्रिस्टलीय में हल्का सा अंतर है, एक जगह रेड आ रहा है बस, दोनों में एक एक जगह, तो इसका क्या है, प्रतिरोध, चालकता और अपवर्तनांक का अंतर है वो लगभग समान है, तो ये समदैशिक है। समान होगा समदैशिक, असमान या विषम होगा विषमदैशिक, नाम से पता चल रहा है। और ये डायग्राम आप अगर बना लोगे कॉपी में तो आपको याद रहेगा कौन सा समदैशिक है कौन सा विषमदैशिक है, इसी के माध्यम से ज्यामिति, गलनांक, चाकू से काटने वाला सभी पता चल जाएगा। आगे प्रकृति। प्रकृति में कौन से वास्तविक ठोस हैं कौन से आभासी हैं, तो क्रिस्टलीय हैं उनको विषमदैशिक होंगे, गलन उष्मा निश्चित होगी, चाकू से काटेंगे सपाट सतह प्राप्त होगी तो ये वास्तविक ठोस होंगे। और ये
आभासी ठोस, आभास होगा कि ये ठोस है, लेकिन वास्तव में अतिशीतित द्रव्य होंगे कि लंबे समय तक, ये लंबे समय तक नहीं चल सकते, दीर्घपरासी नहीं होते, लघुपरासी होते हैं। अगला गुण था पराश का, क्योंकि जो वास्तविक ठोस हैं, विषमदेशिक हैं, ये सभी ऊपर वाले जो गुणों को फॉलो कर रहे हैं वो दीर्घपरासी होंगे, लंबे समय तक चलेंगे। ये मार्कर है, ये आज भी ऐसा, ये 5 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा। कोई डिफरेंस होगा इसमें? नहीं। लेकिन जो अतिशीतित द्रव्य अक्रिस्टलीय ठोस हैं, जिनके कण प्रतिरोध, चालकता, अपवर्तनांक के लगभग समान होते हैं, जो समदैशिक होते हैं, वो अतिशीतित द्रव्य हैं, वो लघुपरासी होते हैं। जैसे शीशा, कांच इसका एग्जाम्पल है। कांच को जब लंबे समय तक आप खड़ा करके रखोगे तो वो 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन लंबे समय तक 20, 30, 50 साल बाद जब आप देखोगे तो उसकी ऊपर वाली सतह पतली हो जाएगी और नीचे से मोटी हो जाएगी, नीचे वाली लेयर मोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला नीचे की ओर आ गया, ऊपर का जो ज्यादा मसाला था वो नीचे की ओर आ गया, वो अतिशीतित द्रव्य था, लघुपरासी था। लघु मतलब थोड़े समय अंतराल के लिए तो वो अपनी शेप में रह सकता था, लेकिन लंबे समय तक नहीं रह सकता, इसलिए वो अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। तो ये थे अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में डिफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लो, सभी जो लिखना चाहते हैं वो लिखो। आगे आपको क्वेश्चन बता ही दिया कि कांच अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, और अक्रिस्टलीय ठोस, आभासी ठोस अतिशीतित द्रव्य होते ही हैं। आगे क्रिस्टलीय ठोस के भी कुछ पार्ट दिए हुए हैं, आप ये रफ करते हैं, आगे पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस के पार्ट कितने भाग होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में डिफरेंस समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, साथ ही लाइक और शेयर करते रहो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हैं आपके, ये पूरा कोर्स मैं करवाने वाली हूँ 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। अगर पूरा पढ़ोगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 99% आप केमिस्ट्री में टॉप करोगे। आगे है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? क्रिस्टलीय ठोस कितने पार्ट है क्रिस्टलीय ठोस के? मुख्य रूप से 4 पार्ट हैं। सबसे फर्स्ट है सहसंयोजी ठोस। सबसे फर्स्ट है सहसंयोजी ठोस। एक बार एक डाल लेते, जिससे अच्छा दिखेगा, अच्छा समझ में आएगा, आपको ठीक से दिखाई दे देगा। इसमें क्रिस्टलीय ठोस के 4 भाग होते हैं। सहसंयोजी ठोस, लिखते रहो आप, कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, नोटबुक नहीं है तो पास में, पर लिखते रहो, कहीं भी लिखो, लिखते रहो। लिखो सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी। दिखाई दे रहा है सभी को? ये लो, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, सेकंड पॉइंट है आयनिक ठोस। थर्ड है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, और फोर्थ है आणविक ठोस, आणविक ठोस। ये 4 पार्ट हैं क्रिस्टलीय ठोस के। कौन कौन से हैं? सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। ये 4 पार्ट क्रिस्टलीय ठोस के हैं, अक्रिस्टलीय का कोई पार्ट नहीं है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें आपके एग्जाम में आया हुआ है पीछे, जैसे पोटेशियम सल्फेट है,
पोटेशियम सल्फेट है या क्या है ये लिख देते हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोटेशियम सल्फेट क्या है। ऑप्शन में दे देंगे ABCD, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस या आणविक ठोस, कौन सा है। तो पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, इनको समझा देती हूँ अच्छे से, फिर इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल अभी तो नहीं आएंगे, अभी तो मैं बता दूं सहसंयोजी ठोस है या आणविक ठोस है, कुछ भी बता दो आपको सब बराबर है, सहसंयोजी है, आयनिक है, धात्विक है, आणविक है, कैसा भी है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो आप ये डिटेल से पढ़ोगे तो आपको वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहली हेडिंग लगाओ सहसंयोजी ठोस, कि क्या होते हैं सहसंयोजी ठोस। ये रफ कर देती हूं तब तक। सहसंयोजी ठोस हेडिंग लगानी है सहसंयोजी ठोस, किसके लिए ठोस में फर्स्ट है सहसंयोजी ठोस। फर्स्ट लिखो सहसंयोजी ठोस। कौन से होते हैं सहसंयोजी ठोस? जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं। सहसंयोजी ठोस में क्या होता है? अवयवी कण परमाणु होते हैं, अवयवी कण परमाणु होते हैं। अवयवी कण क्या होंगे? या तो परमाणु होंगे या अणु होंगे या आयन होंगे। तो सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण सहसंयोजी ठोस में परमाणु होते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद ये एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो अवयवी कण है, परमाणु है, ये एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रबल सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रबल सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। नाम से पता चल रहा है, ये आप याद रख सकते हो कि सहसंयोजी ठोस में जो अवयवी कण परमाणु हैं वो एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? प्रबल सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और प्रबल सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ के क्या करेंगे? ये विशाल जाल का निर्माण करते हैं। यह विशाल सहसंयोजी जो ठोस हैं वो विशाल जाल का निर्माण करते हैं। जाल का निर्माण किस प्रकार करेंगे? एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ के एक बहुत बड़ी संरचना का निर्माण करेंगे, जिसे विशाल जाल कहा जाता है। विशाल जाल का निर्माण करते हैं। तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि सहसंयोजी ठोस जो है उसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और इन परमाणुओं को एक दूसरे के बीच में प्रबल सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। प्रबल सहसंयोजी आबंध के द्वारा ये जुड़े होते हैं और जुड़ के क्या करेंगे? विशाल जाल का निर्माण करेंगे, एक बहुत बड़ी संरचना का निर्माण करेंगे, विशाल संरचना का। आगे है इनका गलनांक उच्च होता है। जब इनका गलाएंगे, इनको गर्म करेंगे, पिघलाएंगे तो इनका गलनांक बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। गलनांक उच्च होता है। बहुत अधिक टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तब ये पिघलना शुरू होंगे। उच्च होता है, इनका गलनांक उच्च होता है, इनका सहसंयोजी ठोस का। और ये गलित अवस्था में क्या होंगे? गलित अवस्था में तो विद्युत के रोधी होंगे, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे। तो लिखो ये गलित अवस्था में विद्युत के रोधी होते हैं।
ये गलित अवस्था में विद्युत के रोधी होते हैं, अर्थात गलित अवस्था में जब ये पिघल जाएंगे तो इनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, विद्युत के रोधी होते हैं। और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल क्या है सहसंयोजी ठोस का? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, LiN, SiO2 एटसेट्रा। ये सभी सहसंयोजी ठोस के एग्जाम्पल हैं। हीरा, ग्रेफाइट, SiC, AlN, SiO2 एटसेट्रा। अब नोट लगा के क्या लिखोगे नीचे? नोट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अच्छा चालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट आप जो डेली जो पेंसिल यूज करते हो उसकी जो टिप होती है, बीच में जो टिप होती है ना पेंसिल की, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर आप उसको विद्युत प्लग में लगाओगे, उसकी दूसरे साइड, पीछे की साइड टच करके देखोगे तो आपको करंट महसूस होगा, करंट आएगा, उसमें झटका लगेगा अचानक से। क्यों? क्योंकि वो विद्युत की सुचालक है। जबकि बाकी किसी पदार्थ को, इनमें से हीरे को, उनको टच करोगे तो उनमें विद्युत प्रवाह नहीं होगी, ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाह होती है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। सहसंयोजी ठोस में क्या बताया मैंने? इसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं जो एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं और इनका गलनांक उच्च होता है। जब इन प्रबल सहसंयोजी आबंध को से जुड़ के जो बनेंगे उनका गलनांक उच्च होगा, विशाल जाल का निर्माण करते हैं और गलित अवस्था में विद्युत के रोधी होते हैं, कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। ये सभी इनके एग्जाम्पल हैं। नोट, विशेष ध्यान देने योग्य बात, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, बाकी सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये पूछा जाए कि SiC क्या है? सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस या आणविक ठोस क्या है? तो आप झट से आंसर देंगे कि सहसंयोजी ठोस है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्वेश्चन लिख लूं मैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हीरा है, A नंबर है सहसंयोजी ठोस, B है आणविक ठोस, C है आयनिक और D है धात्विक। तो क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सभी कि हीरा क्या है? सहसंयोजी ठोस है या आणविक ठोस, आयनिक या धात्विक, क्या है? तो आएगा हीरा सहसंयोजी ठोस है। देखो सहसंयोजी ठोस में अपन ने अभी पढ़ा है एग्जाम्पल में कि हीरा एक सहसंयोजी ठोस का एग्जाम्पल है। आगे सेकंड पढ़ेंगे आयनिक ठोस। ये रफ कर देती हूँ, साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ, रफ कॉपी में नोट डाउन करते जाओ जिससे आपको ये याद रहे। सबसे पहला क्या था? सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं जो एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं और एक विशाल जाल का निर्माण करते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है। इनका सहसंयोजी ठोस का ये गलित अवस्था में विद्युत के रोधी होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं हीरा, ग्रेफाइट, SiC, AlN, SiO2। और नोट में है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि हीरा है, ग्रेफाइट है, SiC है, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, आणविक या धात्विक। तो ये अलग अलग आप आसानी से बता सकते हो। सेकंड हेडिंग लगाओ आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं?
क्रिस्टलीय ठोस में सेकंड है आयनिक ठोस। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन होंगे, धनायन और ऋणायन। तो लिखो इसमें अवयवी कण आयन होते हैं, अवयवी कण आयन होते हैं। आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं, ये एक दूसरे से आयनिक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। आयनिक बंध कौन सा होता है, विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध आयनिक बंध है। देखो आयनिक ठोस, इसमें अवयवी कण आयन होते हैं। आयनिक ठोस की संरचनात्मक इकाई में आयन कौन कौन से होंगे, आयनिक ठोस की संरचनात्मक इकाई में संरचनात्मक इकाई होती है आयनिक ठोस जिनसे मिलके बना होता है वो इकाई। जैसे इस मार्कर की संरचनात्मक इकाई क्या है, ये जिस प्लास्टिक से मिलके बना होता है वो प्लास्टिक का छोटा सा पार्ट, वो इसकी संरचनात्मक इकाई है। आयनिक ठोस की संरचनात्मक इकाई धनायन व ऋणायन होते हैं। आयन होते हैं धनायन और ऋणायन, सॉरी, धनायन व ऋणायन होते हैं। आयनिक ठोस की संरचनात्मक इकाई धनायन और ऋणायन होते हैं। आयन हो गए तो आयन आपको पता ही है, धनायन या ऋणायन, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, ये दो ही आयन होते हैं। ये विद्युत संयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। आपस में किसके द्वारा जुड़े होंगे, धनायन और ऋणायन, विद्युत संयोजी आबंध के द्वारा। पहले वाले सहसंयोजी ठोस किससे जुड़े होते थे, परबल सहसंयोजी आबंध के द्वारा, और ये विद्युत संयोजी आबंध के द्वारा। ऐसे डिफरेंस करते हुए चलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो किसके द्वारा जुड़े होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखो विद्युत संयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, विद्युत संयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिले इस क्लास का। 3 से 5 नंबर एग्जाम में उनके भी पक्के हो जाएं कि ये विद्युत संयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। धनायन और ऋणायन विद्युत संयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं और ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक ठोस क्या करेंगे, सहसंयोजी ठोस तो गलित अवस्था में विद्युत के रोधी थे, लेकिन ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। सहसंयोजी ठोस और आयनिक ठोस दोनों में डिफरेंस करते हुए चलो कि उसमें अवयवी कण परमाणु थे और इसमें अवयवी कण आयन है। उसमें वो प्रबल सहसंयोजी आबंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे और विशाल जाल का निर्माण करते थे। इसमें विद्युत संयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं और आयनिक ठोस की संरचनात्मक इकाई धनायन और ऋणायन है, विशाल जाल का निर्माण नहीं करते। आगे वो गलित अवस्था में विद्युत के रोधी थे, ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या थे और इसके आयनों के रूप में इसके तो धनायन और ऋणायन दोनों, जैसे NaCl, AgBr, ये सभी। आगे है ठोस अवस्था में ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं।
ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन से? आयनिक ठोस। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे, जबकि गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे। आगे है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आयनिक ठोस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। NaCl, ZnS, MgO, ये सभी इसके एग्जाम्पल। इससे कैसे पता चलेगा आपको? देखो Na+Cl-, Zn+S-, Mg+O-, धनायन और ऋणायन दोनों होंगे। इसमें आपको पूछा जाए कि NaCl क्या है, सहसंयोजी ठोस है, आयनिक ठोस है या धात्विक ठोस है, आणविक ठोस है, तो आप झट से आंसर देंगे कि NaCl एक आयनिक ठोस है, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों आयन अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। सहसंयोजी ठोस में क्या था? सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण परमाणु थे, आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन है। सहसंयोजी ठोस में परबल सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े हुए होते थे, इसमें विद्युत संयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। आयन है तो कौन कौन से आयन होंगे? धनायन और ऋणायन। परबल सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होंगे तो एक विशाल संरचना का निर्माण करेंगे। इस प्रकार याद रखो आप। ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। सहसंयोजी ठोस गलित अवस्था में विद्युत के रोधी थे, कुचालक थे, और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। उनके एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट, ZnS, नहीं वो AlNSiO2, ये सभी। इसके एग्जाम्पल है NaCl, ZnS, MgO, ये सभी। वो ZnS किसका? SiC था। ये हो गए सहसंयोजी ठोस और आयनिक ठोस के अलग अलग डिफरेंसेस। समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट बॉक्स में यस और नो कमेंट करके बताते रहो साथ साथ। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहोगे तो आपको तो याद होता रहेगा, हमें साहस मिलेगा पढ़ाने के लिए आगे। आगे थर्ड पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस में फर्स्ट सहसंयोजी ठोस, सेकंड आयनिक ठोस हो गया है। थर्ड पॉइंट है धात्विक ठोस। अब पढ़ेंगे धात्विक ठोस क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं। धात्विक ठोस, थर्ड हेडिंग लगाओ, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस कौन से होते हैं? धात्वें धात्विक ठोस हैं। हेडिंग लिखो धात्विक ठोस। थर्ड पॉइंट धात्विक ठोस। धात्विक ठोस कौन से हैं? धात्विक ठोस वे हैं जो आवर्त सारणी में 80 जो परमाणु क्रमांक है, 80 से ऊपर वाले जो तत्व हैं, 81, 82, 83, ये जो 80 से ऊपर के जो तत्व हैं आवर्त सारणी में, वो सभी धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। कौन से आते हैं? 80 से ऊपर के तत्व धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें लिखो सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर और प्रेशर है, उस पे सामान्य ताप व दाब पर 80 से ऊपर के तत्व है। 80 में कहां से? 80 कहां? सामान्य ताप व दाब पर आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में 80 से ऊपर के तत्व है। 80 जो परमाणु क्रमांक है उससे ऊपर के तत्व है धात्विक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस कहलाते हैं। सामान्य ताप व दाब पर आवर्त सारणी में 80 से ऊपर के जो तत्व हैं वे धात्विक ठोस कहलाते हैं। ये एक दूसरे से किस आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं? इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो,
इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं। धात्विक बंध पाए जाते हैं। कौन से आबंध पाए जाते हैं? धात्विक बंध, धात्विक बॉन्ड पाए जाते हैं इनमें। सहसंयोजी में प्रबल सहसंयोजी आबंध पाए जाते थे। आयनिक में आयनिक बंध, विद्युत संयोजी आबंध थे, उनमें अवयवी कण। सहसंयोजी में परमाणु थे, आयनिक में आयन थे, धनायन और ऋणायन। और इसमें धातुएं हैं। आवर्त सारणी में 80 से ऊपर के जो तत्व हैं वो वाले, इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं और ये विद्युत का चालन करते हैं। क्या करते हैं? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ये विद्युत का चालन करते हैं। जो धात्विक ठोस हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, चालन करते हैं। चालन करेंगे तो धात्विक ठोस में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता क्या होती है? जब जो धात्विक ठोस है इनको जब हथौड़े से पीटेंगे तो ये पतली चद्दर के रूप में, पतली चद्दर की शेप बना सकते हैं इनकी। तो इनमें जो पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित होने का जो गुण है वो आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो धात्विक ठोस में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। साथ ही आघात वर्धनीयता के साथ साथ क्या पाई जाएगी? और तन्यता भी पाई जाती है। तन्यता पाई जाती है। तन्यता पतली तार के रूप में, जैसे कॉपर वायर होता है, एल्यूमिनियम वायर होता है, तो इनको पीट के चद्दर बनाई जा सकती है आघात से, और खींचेंगे तो पतले तार की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये गुण, तार बनने का जो गुण है वो तन्यता कहलाता है। तन्यता पाई जाती है इनमें। आघात वर्धनीयता और तन्यता का अर्थ सबको समझ में आ गया? आघात वर्धनीय जब हथौड़े से पीटेंगे तो पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। और तन्यता, जब इनको हथौड़े से पीटेंगे या खींचेंगे तो पतले तार की शेप भी ले लेते हैं, तो इन्हें तन्यता कहा जाता है। तार की शेप में जो चेंज हो जाते हैं धातुएं वो तन्य कहलाती हैं। तो इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आवर्त सारणी में जो 80 से ऊपर के जो तत्व हैं वो सभी धात्विक ठोस हैं। 80 से लेके अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, तो 80 से ऊपर वाले सभी आ जाएंगे इसमें एग्जाम्पल में। तो इसमें था सामान्य ताप और दाब पर 80 से ऊपर वाले जो तत्व हैं वे क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस। इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है ये विद्युत का चालन करते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है। और पांचवा है तन्यता पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस में 3 पढ़ चुके हैं अपन, सहसंयोजी ठोस, आयनिक और धात्विक। अब लास्ट है आणविक ठोस। आणविक ठोस कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है आणविक ठोस। आणविक ठोस। आणविक ठोस को आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। कौन कौन से आणविक ठोस? आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं, या तो अवयवी कण अणु होंगे या परमाणु होंगे या आयन होंगे। इन तीनों में से आणविक ठोस में अवयवी कण कौन से होते हैं? आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं और ये आणविक बलों के द्वारा बंधे होते हैं। आणविक बल कौन से हैं? वान डर वाल्स बल है जैसे। तो आणविक ठोस, इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। लिखना शुरू करो कमेंट बॉक्स में, अवयवी कण अणु होते हैं। क्या होते हैं अवयवी कण? अणु होते हैं। आणविक ठोस में अलग अलग पता चल रहा है। सहसंयोजी जो ठोस थे उसमें अवयवी कण परमाणु थे, उसके बाद आयनिक ठोस थे उनमें अवयवी कण आयन थे, नाम से पता चल रहा है। आणविक हैं इसमें अवयवी कण अणु होते हैं। समझ में आ गया? ये है, इसमें अवयवी कण अणु होते हैं। ये किसके द्वारा बंधे होते हैं? आणविक बलों के द्वारा बंधे होते हैं। ये आणविक बल
आणविक ठोस आणविक बल के द्वारा बंधे होंगे, बलों के द्वारा बंधे होते हैं। आणविक बल है जैसे वान डेर वाल्स बल, बंधे होते हैं। आणविक बल ब्रैकेट में लिख देती हूँ, वान डेर वाल्स बल, ये आणविक बल का एग्जाम्पल है। आणविक बल अणुओं के मध्य लगता है हमेशा, आयनिक बल आयनों के मध्य लगता है, सहसंयोजी बल परमाणुओं के मध्य लगता है। तो ये आणविक बलों के द्वारा बंधे होते हैं, जैसे वान डेर वाल्स बल है। एग्जाम्पल है जैसे H2O, HCl, अणु है, अणुओं के मध्य जो बल लगेगा वो आणविक बल, अभी भी कण अणु होंगे। ये है। आगे ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। आणविक जो ठोस हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात विद्युत प्रवाहित नहीं होती इनके अंदर से। अब आणविक ठोस को आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, सेकंड है ध्रुवीय और थर्ड है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब क्रम से उनको पढ़ेंगे। अध्रुवीय आणविक ठोस, सेकंड है ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और थर्ड है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, थर्ड है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये थर्ड है। ये 3 प्रकार के आणविक ठोस हैं। पहला है अध्रुवीय, सेकंड है ध्रुवीय और थर्ड है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो चलो अब अपन क्रम से अध्ययन करेंगे कि अध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, और ध्रुवीय कौन से हैं और हाइड्रोजन बंधित कौन से हैं, किनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो हाइड्रोजन बंधित हैं। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग लगाओगे अध्रुवीय आयनिक ठोस, आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में सबसे पहला क्या लिखोगे कि ये अध्रुवीय परमाणु व अणु के द्वारा बने होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस में फर्स्ट है ये अध्रुवीय परमाणु या अणु के द्वारा बने होते हैं। अध्रुवीय परमाणु या अणु के द्वारा बने होते हैं। नाम से पता चल रहा है अध्रुवीय आणविक ठोस है तो अध्रुवीय परमाणु या अणु के द्वारा बने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। आगे सेकंड पॉइंट है, देखो सबसे पहला है इसमें अध्रुवीय परमाणु या अणु के द्वारा तो ये बंधे होंगे, इनमें परस्पर सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। परस्पर सहसंयोजी आबंध के द्वारा ये जुड़े होंगे। ये परमाणु और अणु आपस में किसके द्वारा जुड़े होंगे? आपस का मतलब होता है आपस में जुड़े होना, परस्पर सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होंगे। सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होंगे तो विद्युत के कुचालक होंगे। सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। उनसे अध्रुवीय आयनिक ठोस, आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लास्ट पॉइंट है इनके एग्जाम्पल की अध्रुवीय आणविक ठोस आखिर होते कौन से हैं? तो आर्गन, एग्जाम्पल है आर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सभी अध्रुवीय आणविक ठोस हैं। आर्गन, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी लिख सकते हो आप, जो गैसें हैं H2, Cl2, Br2, ये सभी 3 ये रख लो, 3 ये लिख दो इसकी जगह।
ये 6 एग्जाम्पल अध्रुवीय आणविक ठोस के। किसे कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस? जो अध्रुवीय परमाणु व अणु के द्वारा बने होते हैं और परस्पर आपस में सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हीलियम, नियोन, आर्गन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन गैस, ये सभी थे इसके एग्जाम्पल। आगे सेकंड हेडिंग बताओगे ध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय के बारे में ये 3 पॉइंट लिखे हैं अपन ने। अब ध्रुवीय के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्रुवीय कौन से होते हैं? ये अध्रुवीय परमाणु और अणु के द्वारा बने थे, तो ध्रुवीय बनेंगे ये ध्रुवीय परमाणुओं के द्वारा बने होंगे। लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिखो ध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें लिखो ये ध्रुवीय परमाणु के द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा? ध्रुवीय परमाणु के द्वारा। ध्रुवीय परमाणु के द्वारा बने होते हैं। ध्रुवीय परमाणु के द्वारा होंगे। ये परस्पर सहसंयोजी आबंध के द्वारा थे अध्रुवीय, तो ध्रुवीय किसके द्वारा होंगे? कौन से आबंध के द्वारा जुड़े होंगे? द्विध्रुव आबंध। इनके मध्य द्विध्रुव आबंध पाया जाता है। द्विध्रुव आबंध, द्विध्रुव आबंध पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था ये विद्युत के कुचालक थे अध्रुवीय, तो ध्रुवीय क्या होंगे? गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे। क्या करेंगे? गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। कौन? ध्रुवीय आणविक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अब है इसके एग्जाम्पल HCl, SO2, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ध्रुवीय परमाणु है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ये है ध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें ध्रुवीय आणविक ठोस हैं वो ध्रुवीय परमाणु के मध्य बनते हैं। इनमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, द्विध्रुव आबंध पाया जाता है, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। एग्जाम्पल है HCl और SO2। थर्ड है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस हेडिंग लगाओ और इसमें लिखो इस प्रकार के ठोस में, हाइड्रोजन बंधित जो आणविक ठोस हैं, इस प्रकार के ठोस में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस प्रकार के ठोस में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन H बॉन्ड पाया जाता है। अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, H बॉन्ड पाया जाता है। H बॉन्ड कौन कौन से अणुओं के मध्य पाया जाएगा? हाइड्रोजन बंधित आणविक जो ठोस हैं उनके मध्य। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध या H बॉन्ड पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? H2O, HF और NH3। H2O, HF और NH3 ये थे हाइड्रोजन बंधित के एग्जाम्पल। H बॉन्ड पाया जाएगा सब में। जहां पे H पाया जाए वो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के एग्जाम्पल आप सीधा सा याद रख सकते हो। H2O, HF, NH3 तीनों में H पाया जाता है। ये था आणविक ठोस। आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं। ये आणविक बलों के द्वारा बंधे होते हैं। आणविक बल होते हैं जैसे वान डर वाल्स बल है। ये तो विद्युत के कुचालक होते हैं आणविक ठोस, लेकिन इनको भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। अध्रुवीय है अध्रुवीय परमाणु और अणु के द्वारा बनते हैं, जो इनमें परस्पर सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। अध्रुवीय विद्युत के कुचालक होते हैं। फर्स्ट वाले भी कुचालक थे, अध्रुवीय भी कुचालक हैं।
लेकिन ध्रुवीय आणविक जो ठोस हैं वो ध्रुवीय परमाणु के द्वारा बने होंगे, मध्य द्विध्रुव आबंध पाया जाएगा। लेकिन ये जो गलित अवस्था में है, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे। बाकी ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये भी जो ध्रुवीय आणविक ठोस हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। इसके एग्जाम्पल है HCl और SO2। थर्ड था हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित में ठोस के अणुओं के मध्य H बॉन्ड पाया जाएगा। एग्जाम्पल है H2O, HF, NH3। ये था आणविक ठोस। आज की कक्षा में अपन ने ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के बारे में ये पढ़ लिया है। अब यहाँ से जो आपको पहले क्वेश्चन लिखवाया था, पोटेशियम सल्फेट है या ग्रेफाइट है या H2O क्या है, सहसंयोजी आबंध है, आणविक ठोस है या आयनिक है या धात्विक है, इन सभी क्वेश्चन के एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। जो 3-4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं अभी, ये जो इसके एग्जाम्पल मैंने लिखवाए हैं, इन्हीं में से उठा के आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि NH3 क्या है, आणविक ठोस है या सहसंयोजी ठोस है, आयनिक है, क्या है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि आणविक, सहसंयोजी, आयनिक, ध्रुवीय, धात्विक पूछा जाए तो आप आणविक पे टिक करोगे। अगर आपको ऑप्शन में अध्रुवीय, ध्रुवीय, हाइड्रोजन बंध दिया जाए तो आप हाइड्रोजन बंध पे टिक करोगे। 2 तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। इस प्रकार आज अपन ने क्रिस्टलीय पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पढ़ ली, ठोस, द्रव, गैस। फिर ठोस को 2 भागों में डिवाइड किया गया, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, उसमें डिफरेंस पढ़ लिया, क्या क्या डिफरेंस है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। फिर क्रिस्टलीय को 4 भाग में डिवाइड किया गया, ये चारों भाग और इनके एग्जाम्पल पढ़ लिए अपन ने। और आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। इससे आधा चैप्टर यहाँ तक फिनिश हो चुका है इंपोर्टेंट में से, और आधा बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे पूरा। तब तक आप ये पढ़ते रहो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, लाइक और शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो डेली वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।